आज हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये टर्म्स बार बार मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़ होंगी, जिसकी वजह से हमें इनके बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कुछ एंजाइम्स को देखते हैं। उनमें सबसे पहला ग्रुप है काइनेजेस का। काइनेजेस वो एंजाइम्स हैं जिन्होंने फॉस्फेट को ऐड करना होता है। ज़्यादातर ये एटीपी ही बनाएंगे, लेकिन ये दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी फॉस्फेट को ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है फॉस्फेटेजेस। ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेंगे मॉलिक्यूल में से। तीसरे नंबर पे है फॉस्फोराइलेजेस। फॉस्फोराइलेजेस क्या करते हैं? फॉस्फोराइलेजेस हमारे पास ऐड फॉस्फेट करते हैं, लेकिन ये जो फॉस्फेट है ये इनऑर्गेनिक होता है। इसमें हमारे पास एटीपी नहीं बन रहा होता। इसमें और काइनेजेस में डिफरेंस है। काइनेजेस में जो फॉस्फेट ऐड हो रहा था वो एटीपी बना रहा था और वो ऑर्गेनिक था। इसमें जो ऐड हो रहा है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और इसमें हमारे पास एटीपी भी नहीं बन रहा। नेक्स्ट है हमारे पास डीहाइड्रोजिनेसिस। डीहाइड्रोजिनेसिस रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। रिडॉक्स का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। यहाँ पे मेनली हमारे पास जहाँ भी डीहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स एक्ट करेंगे वहाँ पे हमारे पास NADH का मॉलिक्यूल एक बन जाएगा। वो फर्दर हम रिएक्शंस जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देख लेंगे। आगे है म्यूटेस। म्यूटेस क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं एक फंक्शनल ग्रुप को विद इन अ मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में अगर एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पे लगा है, अगर उसको दूसरे कार्बन से उतार के तीसरे पे लगाएंगे तो वो काम किसने करना है? म्यूटेस ने। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीलेजिस। हाइड्रोक्सीलेजिस क्या करेंगे? हाइड्रोक्सल ग्रुप को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है कार्बोक्सीलेजिस, जो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करेंगे ग्रुप्स के अंदर। एक में से कार्बन को निकालेंगे और दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये एंजाइम्स हैं जो मेनली हमारे पास मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। ये हमने इक्वेशंस रीड की थी। इसके अंदर से जो मेन बातें हैं मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होंगी, हम सिर्फ अभी उनको डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहले है हमारे पास वी मैक्स क्या है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हम कहते हैं वी मैक्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं के एम वैल्यू क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, वी मैक्स क्या है? मैक्सिमम स्पीड है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 20 है। तो हमारे पास उसकी अगर हम हाफ करें तो क्या होगी? 10। 10 को अचीव करने के लिए जितना सबस्ट्रेट हमें रिक्वायर होगा उसको हम के एम कहेंगे। ठीक है, के एम को दोबारा से देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन की वी मैक्स अगर 20 है तो उसका अगर हाफ करें तो कितना बनेगा? 10। 10 को अचीव करने के लिए जो सबस्ट्रेट हमें रिक्वायर्ड होगा उसकी कंसंट्रेशन को हम के एम कहते हैं। अब के एम का और सबस्ट्रेट का क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। अगर किसी की के एम कम है तो उसकी अफिनिटी ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट के रिलेटेड। ठीक है, अगर किसी की के एम वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सबस्ट्रेट के लिए अफिनिटी कम होगी। अभी हम देख लेते हैं कि हाई अफिनिटी ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम, ओनली लो कंसंट्रेशंस ऑफ द सबस्ट्रेट आर नेसेसरी फॉर द एंजाइम टू बाइंड। इसी तरह जिसकी के एम ज़्यादा है उसमें क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट आर नेसेसरी फॉर द एंजाइम टू बाइंड। तो ये है डिफरेंस। वी मैक्स क्या होता है, के एम क्या होता है। के एम वैल्यू कम ज़्यादा होने से क्या होगा? अभी हम दो मेन एंजाइम को डिस्कस करेंगे जिनका बहुत बार बार रोल आएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है हेक्सोकाइनेज। अब देखते हैं हेक्सोकाइनेज के बारे में। हेक्सोकाइनेज सबसे पहले इसका काम देखते हैं। ये स्केलेटल मसल्स में मौजूद होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये फर्ज कर लें हमारे पास एक स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल में ग्लूकोज को G6P का मतलब है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा हमारे पास हेक्सोकाइनेज। जैसा कि हमने बात की थी, काइनेजेस क्या है? फॉस्फेट को ऐड करेंगे। तो ग्लूकोज में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड किया है, वो एंजाइम क्या है? कौन सा है हमारे पास? हेक्सोकाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स। इसकी के एम वैल्यू कम है। के एम और एफिनिटी का इन्वर्स रिलेशन था। जिसकी के एम वैल्यू कम होगी उसकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी के एम कम होगी उसकी वी मैक्स भी कम होगी। ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम कुछ टर्म्स पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रेजेंट इन द मोस्ट टिश्यू एक्सेप्ट, ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि किस किस सेल्स में हमारे पास हेक्सोकाइनेज नहीं होता।
पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स एंड लीवर के अंदर ये एब्सेंट होगा, इनहिबिटेड बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हाँ, एक और बात डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट पे कि एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होती है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब होता है कि अगर तो जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, अगर तो उसी की प्रोडक्ट रिएक्शन को कंट्रोल कर रही है तो हम इसको कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो इसमें क्या होगा, फर्ज कर लें हमारे पास एक रिएक्शन है A+B जिससे प्रोडक्ट बन रही है C। तो जब हमारे पास C बन जाएगी, C इनहिबिट कर देगी अपने ही रिएक्शन को। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज ने क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर देगा हेक्सोकाइनेज को। इस तरीके की जो रेगुलेशन है इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ठीक है, ये भी बार बार डिस्कस होगी, इसको भी आपने याद रखना कि इसकी Km वैल्यू कम है, इसकी Vmax भी कम है। ठीक है, Vmax कम है तो इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि ये सेल में ग्लूकोज को जमा नहीं होने देता, यूटिलाइज करता रहा जब भी उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लूकोकाइनेज के बारे में। अब ग्लूकोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोकाइनेज जहाँ पे हेक्सोकाइनेज मौजूद नहीं ना था वहाँ पे ग्लूकोकाइनेज मौजूद होगा। फंक्शन दोनों का सेम है। जिस तरह से हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, ग्लूकोकाइनेज भी ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिल्कुल उसी तरीके से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें और हेक्सोकाइनेज में डिफरेंस क्या है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता होता है अक्सर। आपने याद रखना है कि ग्लूकोकाइनेज की Km कम है, Km वैल्यू ज़्यादा है, ग्लूकोकाइनेज की Km ज़्यादा है, अफिनिटी इसकी कम है। जिसकी Km ज़्यादा होगी उसकी Vmax भी ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रेजेंट इन द बीटा पैनक्रियाटिक सेल। बीटा पैनक्रियाटिक सेल के बारे में ना आपने एक और बात पढ़ी होगी कि जब हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक अल्फा सेल्स, एक बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स हमारे पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन। अल्फा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागोन। तो बीटा सेल में हमारे पास इंसुलिन की रेगुलेशन भी दिखाई गई हुई है कि यहाँ से पोटाशियम बाहर जाएंगे, कैल्शियम अंदर आएंगे, वो कैल्शियम जैसे ही अंदर आएगा वो इंसुलिन को रिलीज़ करवाएगा और इंसुलिन ग्लूकोकाइनेज को एक्टिव करेगा। ठीक है, ये हार्मोनल रेगुलेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में कि ग्लूकोकाइनेज को इंसुलिन कैसे रेगुलेट करता है। लेकिन अभी आपने बात याद रखनी है, जितने भी काइनेजेज हैं वो एंजाइम जिन्होंने फॉस्फेट को ऐड करना है वो सारे इंसुलिन से एक्टिवेट होंगे। इंसुलिन इज़ द एक्टिवेटर ऑफ काइनेजेस। ठीक है, अब हम कुछ बात नॉट इनहिबिटेड बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये इनहिबिट नहीं होगा ग्लूकोकाइनेज। इंड्यूस्ड बाय द इंसुलिन, जैसा कि मैंने बताया इंसुलिन इसका एक्टिवेटर है, इसकी Km वैल्यू ज़्यादा है, इसकी Vmax भी ज़्यादा होगी। जिसकी Km वैल्यू ज़्यादा है उसकी हमारे पास अफिनिटी कम होगी, Vmax ज़्यादा है, एबिलिटी ऑफ द लीवर टू कन्वर्ट ग्लूकोज भी ज़्यादा है, ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन ड्यूरिंग वेल फैट स्टेट। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस हम करेंगे। अभी हम एक MCQs को डिस्कस करेंगे जो इसी के रिलेटेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसको देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कि ये एंजाइम्स के रिलेटेड कैसे आपको पेपर में क्लिनिकल सिनेरियोज की फॉर्म में आ सकते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टू एंजाइम्स। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर शोन। हमारे पास एंजाइम बता दिए गए, एंजाइम नहीं बताए गए, उनकी कंसनट्रेशन, सबस्ट्रेट बता दिया गया और उनका रेट हमें बता दिया गया। तो अभी हम उसको देखते हैं। जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन 10 है, एंजाइम एक्स का रेट क्या है 120, एंजाइम वाई का रेट क्या है 50। एंजाइम हमारे ग्लूकोज की कंसनट्रेशन 20 है, एंजाइम एक्स का रेट है 330, एंजाइम वाई का रेट है 250। एंजाइम हमारे पास जब हमने कंसनट्रेशन 30 की, एंजाइम एक्स का रेट है 400, वाई का है 500। जैसे ही हमने कंसनट्रेशन 40 की, एंजाइम एक्स का है 400, वाई का है 600। जब हमने 50 की, एंजाइम एक्स का रेट है 400, वाई का रेट है 600। ठीक है, अब इन बातों से आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई, लेकिन जो हमारे पास एंजाइम एक्स है उसके जो रेट है वो ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए 30 के लिए भी 400 है, 40 के लिए भी 400 है, 50 के लिए भी 400 है,
जबकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हुआ था रेट। तो इसका मतलब इसकी वी मैक्स हमने पहले अचीव कर लिया। जो एंजाइम एक्स है उसने अपनी वी मैक्स पहले अचीव कर लिया। मतलब अगर हम देखें एंजाइम वाई की वी मैक्स है 600, एंजाइम एक्स की है 400। जिसकी वी मैक्स कम है उसकी ज़ाहिर सी बात है के एम भी कम होगी। तो एंजाइम एक्स की के एम कम है, ठीक है। What enzymes from the experiment most closely resemble an enzyme in the glycolytic pathway that is regulated by the concentration of the glucose 6-phosphate? अब हमने देखा था कि ऊपर जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये किसको इनहिबिट कर रहा था, हेक्सोकाइनेज को। हेक्सोकाइनेज की Km क्या थी, कम, और उसकी Vmax भी क्या थी, कम थी। तो यही बात आपसे पूछी गई हुई थी। अभी हम इसको देख लेते हैं। Vmax of X 400, Vmax of Y 600, the Vmax of the enzyme X is reached at the lower substrate concentration than the Y। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास Y की जो Km है इसकी Km कम है, एंजाइम X की Km भी कम है, इसकी Vmax भी कम है। एंजाइम X हैज़ अ लोअर Km एंड Vmax है देन द एंजाइम Y। ये हमारा कंक्लूजन है कि एंजाइम X की जो Km है वो कम है, Vmax भी इसकी कम है। क्यों इसकी Km कम है, क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट क्लोजली रिजेंबल हेक्सोकाइनेज। ये किससे रिजेंबल करता है, हेक्सोकाइनेज से। जबकि हमने यहाँ पे ग्लूकोज काइनेज क्यों नहीं कहा, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज इज़ नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है कि ग्लूकोज काइनेज इज़ नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। नीचे ये ग्राफ है, ग्राफ में भी यही बात दिखाई हो। जो ब्लू लाइन है वो शो करती है हेक्सोकाइनेज को, येलो लाइन है वो हमारे पास शो करती है वाई को, जो रेड लाइन है ये हमें Vmax दिखा रही है। इस साइड पे वाई एक्सिस पे हमारे पास रेट है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास Km वैल्यू है, या हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं कि मेटाबॉलिज्म के लिए जिन बातों का हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी था वो हमने देखी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे पहले।